नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेस्ट 830 को देखेंगे, ठीक है ना। इससे पहले कौन सा हुआ था 829, तो आज देखेंगे क्लास टेस्ट नंबर 830 को। देखिए 025 830, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। वस्तु विनिमय सम व्यवहार का अर्थ क्या है? भाई वस्तु विनिमय क्या था? पुरा काल में प्रचलित था, ठीक है ना, जो प्राचीन काल था जब मानव सभ्यता उस टाइम पे पनप रही थी, ठीक है। मानव सभ्यता का प्रारंभिक चरण की बात थी। प्रारंभिक चरण जिसका व्यवसाय का या ट्रेडिंग का जो रूल था उसके अकॉर्डिंग क्या था? वस्तु विनिमय। क्या प्रणाली थी भाई? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय यानी कि अगर आपको गाय की जरूरत है तो आप उस इंसान को भैंस दे सकते हैं, वो मुझसे गाय ले सकते हैं, ठीक है। वस्तु के बदले वस्तु देना, क्या मतलब था इसका? वस्तु के बदले वस्तु देना, ठीक है। वस्तु देना, जैसे आपको गाय लेनी है और आपके पास बकरी है, तो आप क्या करोगे? अपनी बकरी को दे दोगे, गाय को ले लोगे, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रक्रिया। वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ, यानी कि जो वस्तु की अदला बदली की जाती थी वो दूसरी वस्तु से की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बादल फटने का क्या अर्थ है? बादल फटना यानी कि भारी मात्रा में बरसात होना, ठीक है। किसी छोटे हिस्से में, किसी छोटे क्षेत्र में भारी बरसात होना, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? बादल फटना। ये ज्यादातर घटनाएं कहां होती हैं? पर्वतीय स्थानों पर, ठीक है। पर्वतीय जगहों पर ये घटना होती हैं, ये घटना होती हैं। तो क्या हो जाएगा भाई? भारी तूफान के कारण असाधारण रूप से भारी बरसात, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में बादल, उसके पर्वतों के कारण बादल अपने आप ही घर्षण के थ्रू क्या करते हैं? बरस जाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा, ठीक है, जिससे काफी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। तो उसी को क्या बोला जाता है? बादल फटना, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य सूत्र क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, इट्स मीन क्या होगा? NaHCO3, ठीक है। ये क्या है भाई? खाने का सोडा है जो घरों में यूज होता है किसी भी चीज को गलाने के लिए। जैसे कि आपको छोले जल्दी गलाने हैं, देन आधा चम्मच खाना सोडा डाल दीजिए, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। अगर इसी की जगह धोने का सोडा बोला जाता तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता? सेम होता, सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, उसी तरीके से क्या होता भाई? Na2CO3 आप H2O या 2H2O, ठीक है। इस तरीके से सोडियम कार्बोनेट डायरेक्टली आप उसको बोलते हैं दोहवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, दोनों की दोनों सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? धोने का सोडा हो जाएगा। केमिकल कंपाउंड है विच वेरी हेल्पफुल इन ह्यूमन यूजेस और डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है ना, डोमेस्टिक पर्पसेस। नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? जो असहयोग आंदोलन था कब स्टार्ट किया था? स्टार्ट किया था एम के गांधी ने, एम के गांधी द्वारा, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा 1919 में इसको स्टार्ट किया गया था। यानी कि ब्रिटिश सहयोग को, असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था? असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था? ब्रिटिश शासन में योगदान ना देना, ठीक है, असहयोग करना, ब्रिटिश शासन में सहयोग ना करना, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, सहयोगी ना बनना या सहयोग ना करना, ठीक है, दोनों ठीक है। ब्रिटिश भारत में उस टाइम पर गवर्नमेंट जॉब छोड़ना आम बात हो गई थी, यानी कि स्वदेशी चीजों को अपनाओ, इसलिए गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक। 4 फरवरी 1922 को
यूपी यानी कि उस टाइम का संयुक्त प्रांत का गोरखपुर जिले में चोराचोरी नामक स्थान पर, गोरखपुर जिले में चोराचोरी नामक स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों ने थाने में, और उस थाने में 3 आम नागरिक एवं 23 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई। पुलिसकर्मी जल गए, ठीक है ना, जल गए या मृत्यु हुई। इससे दुखी होकर गांधी जी ने अशोक आंदोलन को क्या कर दिया था भाई, स्थगित कर दिया था, ठीक है। इससे दुखी होकर थाने में आग लगाई थी, थाने में आग लगा दी। कहां पर लगाई थी मैंने आपको बता दिया, गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर के चोराचोरी जिले पर, चोराचोरी स्थान पर, चोराचोरी स्थान पर, तो क्या बोलते हैं इसको, चोरा चोरी की घटना, ठीक है ना। इसी से दुखी होकर, क्योंकि गांधी जी हिंसा को कभी भी समर्थन नहीं देते थे, और यहां पर हिंसा हुई थी। 3 नागरिक और 23 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई थी, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे भारतीय हो, ठीक है ना। उनकी जान गई थी, इसलिए हिंसा को उन्होंने अस्वीकार कर दिया और अपना जो आंदोलन 1919 में उन्होंने शुरू किया था उसको वापस ले लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है, कौन सा भाई, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। अगर आप आम नागरिकों के मूल अधिकारों को ही नहीं देते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, उन्हें छीन लेते हैं, तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए क्या है भाई, लोकतंत्र का आवश्यक कारक क्या है, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं, यानी कि कुछ क्वांटिटीज दी है, भौतिक राशियां दी है, ठीक है। तो उनकी विमा बतानी है, किनकी समान होती है। तो भाई किसकी समान विमा होती है, कार्य एवं ऊर्जा की, दोनों की क्या विमा होती है। अगर विमा कोई पूछे तो ml/t-2, ठीक है ना, ये विमा होती है। एक की निकाल लेते हैं, जैसे कि आप कार्य की बात करें तो कार्य क्या होता है, वल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। वल का क्या होता है भाई, ml/t-2, और विस्थापन यानी कि एल, तो विस्थापन डी, सॉरी F/d, तो डी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई ml/t-2, ठीक है ना। तो इसकी विमा, जो इसकी विमा होगी सेम वही एनर्जी की होगी, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोला जाता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है ना, ऊर्जा कहा जाता है। तो सेम है डेफिनेशन दोनों की, तो क्या हो जाएगा, कार्य एवं ऊर्जा क्या होती है इसकी विमा, ml/t-2, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, जो आपका ऑक्टोपस है वो किसके अंतर्गत आता है, मोलस्का, ठीक है ना। सेकंड बड़ा ग्रुप है ये, ठीक है ना। ये दूसरा बड़ा ग्रुप है, पहला कौन सा होता है, कॉर्डेटा, फर्स्ट कौन सा होता है, कॉर्डेटा। तो देखिए मोलस्का में कौन कौन आता है, अगर मोलस्का में बात करें, मोलस्का, ठीक है, तो कोमल एवं मुलायम जीव आते हैं, मुलायम जीव आते हैं, ठीक है ना। इसमें जैसे कि बात करें तो आपका जेलीफिश, ऑक्टोपस, सीपिया, ठीक है, आदि। ये सारे जीव किसके हैं भाई, ये सारे जीव किसके, मोलस्का ग्रुप के, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, सॉरी फर्स्ट नंबर पर आर्थोपेडा ग्रुप होता है, ठीक है ना, कॉर्डेटा नहीं, आर्थोपेडा। नेक्स्ट देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम बेंजीन की तरह की कितनी रिंग होती है, तो कितनी होती है भाई, एक चाहिए, वही क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। एक चाहिए केवल आपको। अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखोगे इसमें, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से, 6 कार्बन होते हैं उस पर, ठीक है ना।
ये किसका है? बेंजीन का। बेंजीन का स्ट्रक्चर इसको कैसे लिखोगे? C6H6। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन। तो एक रिंग चाहिए आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए, ओनली एक रिंग चाहिए। ठीक है, और अगर किसी एग्जांपल की बात करें, ये एग्जांपल है। सेकंड की बात करें, सेकंड क्या होगा? नेप्थोलीन। नेप्थोलीन, नेप्थोलीन में क्या है? C10H8। ठीक है ना, इसमें कार्बन के 10 एवं हाइड्रोजन के 8 अणु चाहिए, तो नेप्थोलीन बन जाएगा आपका। ठीक है, तो कितनी रिंग चाहिए एरोमेटिक बनाने के लिए? ओनली एक रिंग चाहिए, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। हाइड्रोकार्बन क्यों? C और H प्रेजेंट है, C और H। और एरोमेटिक का मतलब क्या है? बेंजीन जैसी रिंग चाहिए एक। ठीक है ना, एक बेंजीन वाली रिंग चाहिए तो हो जाएगा। दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, एक बेंजीन बताया और दूसरा क्या बताया? नेप्थोलीन बताया। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? अगर डोगरी की बात करोगे तो कहां बोली जाती है भाई? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है ना, डोगरी भाषा जम्मू और कश्मीर में। ठीक, डोगरी भाषा को कब शामिल किया गया था? अगर आपसे कोई पूछे तो कब शामिल किया था? 2002 के 86वें संविधान द्वारा, 86वें संविधान द्वारा चार भाषाओं को शामिल किया था। चार भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा था, 8वीं अनुसूची में। तो वो चार भाषाएं कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, ये चार भाषाएं थी जिनको 8वीं अनुसूची में सन 2002 के 86वें संशोधन द्वारा रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो बोडो किस, सॉरी डोगरी किस पे बोली जाती है? डोगरी जम्मू और कश्मीर में। ठीक है ना, जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। बोडो कहां बोली जाती है? अगर बोडो की बात करोगे तो मेघालय, मेघालय असम वाले पार्ट में। ठीक है, मैथिली की बात करोगे तो बिहार, झारखंड, बिहार, झारखंड एवं नेपाल में, नेपाल में। संथाली की बात करोगे तो संथाल जनजाति द्वारा ओडिशा, ओडिशा, झारखंड एवं वेस्ट बंगाल। ठीक है, इन राज्यों में बोली जाती है संथाली। ठीक, डोगरी के बारे में पूछा था, डोगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, 1982 की ऑस्कर जीतने वाली गांधी नामक फिल्म में गांधी की जो भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी भाई? बेन किंग्सले ने। किसने? बेन किंग्सले ने, जो 1982 की गांधी थी। ठीक है, फॉरेनर डायरेक्टर ने बनाई थी और उसको कई ऑस्कर्स मिले थे, जिसमें गांधी जी की भूमिका निभा बेन किंग्सले को ऑस्कर दिया गया था। ठीक है ना, केवल नाम पूछा तो क्या था? नाम था गांधी जी का किरदार निभाने वाले, यानी कि रोल जिसने प्ले किया था, बेन किंग्सले। नेक्स्ट देखो, यदि दो विभिन्न मात्रा वाली स्थिर वस्तुओं पर एक ही अवधि के लिए एक बल कार्य करता है, यानी कि टू ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए और बी टू ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो इनको जो कोई एक्शनल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, एक ही तरीके का बायबल, ठीक, बायबल आरोपित किया जा रहा है, इंपोज किया जा रहा है एक ही समय में। जब एक ही समय में एक बल कार्य कर रहा है तो दोनों वस्तुओं के लिए कौन सी बात समान होगी भाई? उन दोनों में गति आ जाएगी। ठीक है, मूव कर जाएंगे। क्या करेंगे? दोनों समान गति से मूव, क्योंकि एक ही समय पर लग रहा है, समान गति से मूव करेंगे। ठीक है ना, चलेंगे। क्यों? समान अवधि के कारण, क्योंकि जो बल लगाया गया था वो समान अवधि में, यानी कि एक ही समय में समान अवधि में समान गति से मूव करेंगे। ठीक है ना, आपके पार्टिकल इधर पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गति सेम है। ठीक है, कौन सी चीज सेम होगी भाई? गति। ठीक, नेक्स्ट देखिए, क्योंकि त्वरणाकार बोलते तो त्वरण का मतलब क्या भाई? डिस्प्लेसमेंट है ना, और वो भी एक डायरेक्शन में, जबकि इसमें डायरेक्शन के बारे में बोला नहीं गया है, क्योंकि त्वरण कैसी राशि है? त्वरण कैसी है? सदिश है, यानी कि वेक्टर राशि है। वेग कैसी है? वेक्टर राशि है। और गतिज ऊर्जा कैसी है? वेक्टर राशि है। ठीक है ना, दोनों तीनों की तीनों सदिश है। बट गति कैसी है आपकी? आप कहीं से भी बल लगाइए, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक है, इसमें डायरेक्शन की नीड नहीं है, केवल मूवमेंट देना था ऑब्जेक्ट को, और वो किसने दिया है? जब आप एक्शन एंड फोर्स अप्लाई करते हो दोनों ऑब्जेक्ट पर, तो अपनी आप ही दोनों वस्तुएं गति में आ जाती हैं बाइबल के कारण। ठीक है, क्योंकि विराम अवस्था में थी,
एवं जैसी लगाया तो किसमें आ गई, गति में आ गई। ठीक, नेक्स्ट देखो, इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी? इंडियन होम रूल पुस्तक, यानी कि अगर इसका हिंदी में बोलोगे तो हिंद स्वराज, क्या बोलोगे? हिंद स्वराज पुस्तक। ठीक है, किसने लिखी भाई? एम के गांधी ने। गांधी जी ने लिखी। कब लिखी थी हिंद स्वराज पुस्तक? कब लिखी थी? 1909 में। 1909 में गांधी जी द्वारा गांधी जी द्वारा इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान, दक्षिण अफ्रीका की जहाज यात्रा के दौरान, ठीक है, जहाज यात्रा के दौरान इन्होंने समुद्री जहाज में लिखा था, जो कि ट्रेवल करवा रहा था गांधी जी को इंग्लैंड से अफ्रीका के लिए। एवं सन क्या थी? 1909 थी। ठीक है ना। कौन सी पुस्तक लिखी? इंडियन होम रूल, हिंद स्वराज। ठीक, इसमें किस बात पर जोर दिया गया था? इस बुक में क्या बताया गया था? अगर कोई पूछे तो, किसे पूछे तो क्या बताओगे आप? स्वराज के बारे में बताया गया था। और स्वराज का अभिप्राय यहाँ मन से था। ठीक है ना। आपका मन आपके साथ है, आप हिंसा को बढ़ावा मत दीजिए, अहिंसा पे विश्वास रखिए, एक दिन आप जरूर जीत जाएंगे। तो इसमें मन के बारे में बात की गई थी, जिसको स्वराज के रूप में परिभाषित किया था गांधी जी ने। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सीबीआई, ठीक, एक केंद्रीय जांच एजेंसी है। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है? देखो, यह कर्मियों और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आता है। बिल्कुल गलत। ठीक है, कोई प्रशिक्षण विभाग नहीं है, गृह मंत्रालय के अधीन है, ये जरूर बोल सकते हैं, लेकिन सीबीआई एक प्रशिक्षण विभाग नहीं है। ठीक है। सेकंड देखिए, सीबीआई सार्वजनिक भ्रष्टाचार के कारण के अलावा अन्य हाई प्रोफाइल मामलों की भी जांच करती है। बिल्कुल राइट। जो भी टफ एंड मुश्किल केसेस होते हैं सीबीआई को सौंप दिए जाते हैं, जैसे कि आरूसी तलवार का केस था। ठीक है ना, वो सारे किसके अंडर में गए थे? सीबीआई के अंडर में गए थे। जबकि सीबीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता जो अन्वेषण आयोग है, उसकी भूमिका केवल भ्रष्टाचार की संभावना तक सीमित है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ठीक है। तो सीबीसी का मेन काम क्या है? भ्रष्टाचार की अगर कहीं पर संभावना दिख रही है तो सीबीसी उसको चेक करेगी। ठीक है ना, केंद्रीय सतर्कता आयोग उसको चेक करेगा। जबकि सीबीआई क्या है भाई? सीबीआई आपकी चेक भी करेगी अगर कहीं पर करप्शन हुआ है। अदरवाइज जो भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वो भी सीबीआई को ट्रांसफर होते हैं और सीबीआई उसका भी इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, ऐतिहासिक लखनऊ संधि के वास्तुकार और मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत का खिताब किसे दिया गया भाई? सर सैयद अहमद खान। किसको दिया गया? सर सैयद अहमद खान। ठीक है। ये आपके खैबर पख्तूनवा, जो कि अब पाकिस्तान है, खैबर पख्तूनवा के रहने वाले थे, पख्तूनवा। ठीक, इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया था। लाल कुर्ती आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन। और इसमें सर सैयद जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया था। किस पर दिया था? हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया था। ये गांधी जी के कट्टर समर्थक थे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इनका उपनाम की बात करोगे तो सीमांत गांधी। ठीक है, सीमांत गांधी। बाचा खान ये बोला जाता है। ठीक है, ये गांधी जी के बड़े अच्छे समर्थक थे, यानी कि उनको बहुत अपना मानते थे। नेक्स्ट देखिए, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता निम्न में से कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है ना, चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाई थी। ठीक है। इस आर्मी का पहला नाम जो 1924 में जो इस्टेब्लिश हुई थी, उस टाइम पर इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। ठीक है, उस टाइम पर जब ये बनी थी 1924 में। और उसी का नाम जब भगत सिंह की पार्टी इस पार्टी में मिल गई, विलय हो गई। ठीक है, कौन सी पार्टी थी? नौजवान सभा। ठीक है,
उस पार्टी का इसमें विलय कर दिया गया था, और विलय के बाद में कौन सी पार्टी बनी 1928 में? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पीट मिट्टी पाई जाती है, कहां पाई जाती है भाई? केरल और तमिलनाडु। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। पीट मिट्टी कैसी मिट्टी होती है? आर्द्र मिट्टी या दलदली मिट्टी, क्या बोलते हैं भाई इसको? दलदली मिट्टी। ठीक है, ऐसी मिट्टी कहां पाई जाती है? ज्यादा वर्षा वाले एरियाज में, ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में ऐसी मिट्टी पाई जाती है। अगर भारत में बात करोगे तो कहां का दलदली मिट्टी यानी कि पीट मिट्टी पाई जाती है? केरल, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एवं उत्तराखंड। ठीक है ना, उत्तराखंड में पाई जाती है ऐसी मिट्टी। ठीक, तो क्या हो जाएगा? पहला एवं तीसरा केरल एवं तमिलनाडु। ठीक है, तो जगह भी दी गई है, और इस मिट्टी को क्या बोला जाता है? दलदली मिट्टी। नेक्स्ट देखो, कितने हिस्सों में पृथ्वी की छाया को सूर्य या चंद्र ग्रहण के दौरान विभाजित किया जाता है? तो भाई कितने हिस्सों में किया जाता है? 3 पार्ट्स में। ठीक है, कितने पार्ट्स में? 3 में। अंबार, नेमबार, नेमब्रार, ठीक है, अंबार, नेमब्रार, इस तरीके से, और अमार। ठीक है ना, ये 3 जगह 3 हिस्सों में इसमें बांटा जाता है। एक क्या है भाई? जिस हिस्से पर छाया होती है, जिस हिस्से पर छाया, ठीक है, इस हिस्से में आंशिक छाया होती है एवं इसमें जगह जगह छाया होती है। ठीक है, तो इसको 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण है उस टाइम पे पृथ्वी को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन वंशानुगत बीमारी नहीं है, यानी कि जेनेटिकल आनुवांशिक बीमारी नहीं है? तो भाई कौन सी नहीं है? ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? रक्त कैंसर। ठीक, रक्त कैंसर कब होता है? कहां होता है? अस्थि मज्जा में। कहां पर? अस्थि मज्जा में, जो आपकी बोन मैरो होती है, बोन मैरो। ठीक है, उन सब में पाया जाता है, अस्थि मज्जा में पाया जाता है, जहां आरबीसी बनती है। तो ये रक्त कैंसर होता है जो ल्यूकेमिया है। इससे डब्ल्यूबीसी को काफी ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, आदमी लगातार थकान महसूस करता है, ये सारी चीजें, और बुखार आता रहता है। ठीक है, वजन लगातार कम होता जाता है। रक्त कैंसर सभी जानते हैं, ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं। ठीक, तो ल्यूकेमिया वंशानुगत रोग नहीं है। नेक्स्ट देखो, मानव पैपिलोमा वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? मानव पैपिलोमा वायरस ग्रीवा कैंसर यानी कि सर्विक्स कैंसर से, सर्विकल कैंसर से रिलेटेड है। ठीक है ना, इसमें आपके यूटेरस में क्या हो जाता है? यूटेरस के निचले हिस्से में, यूटेरस के निचले हिस्से में ट्यूमर, जो कैंसर ट्यूमर होता है वो निकलता है। ठीक है ना, काफी प्रॉब्लमेटिक डिजीज है, वैसे भी कैंसर है, लेकिन इसका इलाज संभव है। ठीक है, आराम से इसको शुरुआती चरण में पकड़ा जा सकता है, फर्स्ट स्टेज में, और ठीक कराया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई? 1975 में। भाई किस किसने की थी? 4 अप्रैल 1975 बिल गेट्स एवं एलन ने। ठीक है ना, एलन ने ये इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना, कैसी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भाई? कैसी है? विंडोज फॉर्म करती है। ठीक है ना, विंडोज बनाती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आईटी से रिलेटेड कंपनी है। हाल ही में नेत्री अभियान का शुभारंभ किसने किया है? करंट का क्वेश्चन है, तो किसने किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य की बात करें कि किस लिए बनाया जा रहा है इसको, तो जो पंचायत में नौकरी कर रही महिलाओं के लिए, ठीक है,
नारी सशस्त्रीकरण के लिए, जिससे कि वो अपने अधिकारों के बारे में यूज कर सके सशस्त्रीकरण के लिए। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था ने नेत्री अभियान शुरू किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, हाल ही में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ है? गुरुग्राम में। कहां पर हुआ है? विश्व शांति केंद्र। भाई किसने? जैन आचार्य लोकेंद्र द्वारा गुरुग्राम में विश्व शांति केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य जीवन में अहिंसा के सिद्धांतों पर जोर देना एवं शांति स्थापित करना है। ठीक है ना। और इसमें कौन कौन पहुंचे थे? आपके राष्ट्रपति धनखड़ से लेकर काफी बड़े पॉलिटिशियंस इसमें आए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जो आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। हाल ही में चर्चा में रहे राय यानी कि रे, सेरू और अल्फ्रेड क्या है भाई? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्या है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जो ये तीनों हैं कहां पर आते हैं? प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर सागर के दक्षिणी भाग में आते हैं, दक्षिणी भाग में। ठीक है ना। ये क्या है भाई? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यानी कि गर्मी वाले चक्रवात है, यानी कि गर्मी के मौसम वाले जो चक्रवात आते हैं दक्षिणी प्रशांत सागर में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के आसपास आते हैं। और ये तीनों नाम किससे रिलेटेड है? चक्रवातों से रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट देखो, हाल ही जैव विविधता संबंध केली फंड कहां लॉन्च किया गया भाई? कहां लॉन्च किया गया? करंट का क्वेश्चन है। इटली में। ठीक है ना। इटली में लॉन्च किया जैव विविधता केली फंड का। ठीक है। कौन चलाता है इसको? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड यूएनईपी, एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो इन दोनों के सहयोग से केली फंड को इटली के रोम में चलाया जाता है। ठीक है। इटली के रोम में। रोम क्या है? कैपिटल है इटली की, यूरोपियन कंट्री है इटली। नेक्स्ट देखो, हाल ही में मीथेन प्लम का उत्सर्जन करने वाला माउंट फेंटेल ज्वालामुखी कहां स्थित है? इथोपिया में। ठीक है। कहां पर स्थित है? इथोपिया में। ये जो ज्वालामुखी है इथोपिया में स्थित है, जो ग्रेट रिफ्ट वैली है। ठीक है ना। रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी है, उसी में इसको स्थापित किया गया। ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट में मेंशन करना। ठीक है। थैंक यू सो मच।